अब डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस लिखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, the property of a conductor due to which it opposes the flow of current through it, due to which it opposes the flow of current through it, is called रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये रेजिस्टेंस है, उसका हमने तुम्हें बताया भी था, ओम्स लॉ हमने पढ़ लिया था, एक बार फिर से बता रहा हूँ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हम चेंज ना करें, ठीक है, तो करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट पास होगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट पास होगा। तो इससे ही हमने इसको एक बार उल्टा लिखकर और इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन की जगह कांस्टेंट लगा दिया था हमने। तो V इक्वल टू R इंटू आई, तो ये आपका ओम्स लॉ से फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, ठीक है। और R जो है वो V अपॉन आई होता है विच इज कांस्टेंट, ये बता है ना। और आगे बात है, अब मैंने ये बताया था कि रेजिस्टेंस जो है उसको हम मेजर कैसे करते थे, हमने ये भी डिस्कस कर लिया था। रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन विच यूनिट? मेजर्ड इन ओम्स, इसको ओम्स बोलते हैं। तो ओम का फॉर्मूला वो क्या होता है? सिंबल ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे। तो दिस इज सिंबल फॉर ओम, ठीक है, दिस इज सिंबल फॉर ओम। रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं तो इससे लिखते हैं, ठीक। और बस इतना ही हो गया। अब इसके बाद वो तो बना, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, या जिसके ऊपर डिपेंडेंट है रेजिस्टेंस। तो मैंने 4 फैक्टर बताए थे। पहला बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर जिसमें करंट जा रहा है उसकी लेंथ कितनी है। और सेकंड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, हाँ बता रहा हूँ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है, जैसे मान लो ये वायर है, कंडक्टर है, इसका जो ये आगे का फेस है इसका कितना एरिया है, दैट इज कॉल्ड, मतलब कहने का मतलब थिकनेस कितनी है इसकी। अब इसको अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना लें तो इसकी मोटाई कितनी, मोटाई किससे बनती है? एरिया से पता चलती है ना, है ना। तो जितना मोटा वायर होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, जितना पतला वायर होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तीसरा फैक्टर था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, इस टाइम टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर तुम काम कर रहे हो, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फोर्थ था मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, किस मटेरियल का बना हुआ है, ये हमने डिस्कस कर लिया था कि सिल्वर का जो रेजिस्टेंस है वो सबसे कम होता है, कॉपर का उससे ज़्यादा होता है ना, उससे ज़्यादा एल्यूमिनियम का होता है, उससे ज़्यादा आयरन का होता है। ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं जो जनरली यूज़ करते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे अच्छे बेस्ट जो कंडक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में यूज़ होते हैं वो केवल 2 यूज़ होते हैं। सिल्वर तो यूज़ कर नहीं सकते, सिल्वर तो केवल सोलर पैनल्स के अलावा और कहीं यूज़ नहीं होता है, क्योंकि बहुत महंगा है, 1 लाख रुपए किलो है सिल्वर, ठीक है। तो 1 लाख रुपए किलो सिल्वर अगर आप इसमें लगाने लगे 50 ग्राम 100 ग्राम, तो लोग चोर आएंगे उसको उतार के लेके जाएंगे, कुछ नहीं जरूरत है ना, तुम्हारे घर के पंखे उतार के ले जाएंगे, तो उसमें इतना सारा सिल्वर मिल जाएगा उन्हें, है ना। तो इसलिए इसके अंदर नहीं लगा सकते। तो कॉपर क्या रेट होता है? 1000-1200 रुपये, है ना, 1200 नहीं 1500 रुपये किलो होगा। तो कहाँ डिफरेंस, कहाँ तो एक 1 लाख रुपए किलो और एक कहाँ 1500 रुपये किलो, तो इसलिए कॉपर यूज़ होता है। उससे भी कम पे चले जाओ तो एल्यूमिनियम यूज़ होता है, जो कि मुश्किल से 200-250 रुपये किलो या 300 रुपये किलो है, ज़्यादा नहीं है उससे, ठीक है।
300 रुपये किलो होगा। अच्छा, तो एल्यूमिनियम जो है वो पर चोरी करने के लिए, चोरी मीन्स कि कह के कुछ और बना के कुछ और दे देते हैं। तो कॉपर जो है ना वो ज़्यादा हीट को रेजिस्ट कर सकता है, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट एल्यूमिनियम के मुकाबले ज़्यादा होता है, इसीलिए कॉपर अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि जब पंखा चलेगा आप गर्मियों में, आपके जो फैंस हैं वो बहुत देर चलते हैं, मेरे ख्याल से लगभग और कुछ नहीं होगा तो कमरे के अंदर, किसी भी कमरे के अंदर 15 से 16 घंटे 18 घंटे पंखा चलता ही रहता है ना। भाई किसी घर में एक ही कमरा है, एक ही रूम है, तो एक रूम में तो 24 ही घंटे चलेगा गर्मियों में। किसी के 4 रूम है, तो अगर मान लो फैमिली मेम्बर्स एक जगह बैठ के कुछ कर रहे हैं तो एक कमरे का बंद हो जाएगा, तो भी कितनी देर बंद होगा, है ना। तो इसलिए ऑन एन एवरेज किसी भी घर के अंदर एक फैन गर्मियों के दिनों में 16 to 17 आवर्स तो चलते ही चलेगा ही चलेगा। अगर ये एल्यूमिनियम का होगा, अब जब चलेगा तो हीट जनरेट होगी उसके अंदर, अब हीट जनरेट होगी तो खराब होगा। अब खराब कब नहीं होगा? जब उसके अंदर बढ़िया वाला कॉपर डाल दें। कॉपर की भी अलग अलग क्वालिटी है ना, जैसे सोने की क्वालिटी होती है, गोल्ड की क्वालिटी होती है। गोल्ड 24 कैरेट का सबसे बेस्ट माना जाता है ना, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड इज 24 कैरेट। लेकिन जो ज्वेलरी बनती है दैट इज नॉट ऑफ 24 कैरेट, क्योंकि ये सॉफ्ट बहुत होता है। तो तुम्हारे को ज्वेलरी जनरली 22 कैरेट की मिलती है। लेकिन ये 2 कैरेट कहाँ गया? 2 कैरेट का मतलब है इसके अंदर कोई और मेटल मिला दिया हमने, इसके अंदर कोई और मेटल मिला दिया। पहले जब मिलाते थे तो उसमें मिलाते थे सिल्वर, चांदी। तो चांदी उस टाइम बहुत सस्ती थी, गोल्ड भी बहुत सस्ता था, लेकिन चांदी मिलाते थे पहले। अब वो चांदी मिलाते मिलाते चांदी जब उसके रेट बढ़ने लगे तो उन्होंने उसमें क्या करा, कॉपर डालना शुरू कर दिया। अब इसके अंदर कॉपर होता है, 2 कैरेट जो है वो क्या है, कॉपर है। तो तुमसे उसका पैसा नहीं ले रहे हो, दे आर चार्जिंग यू 22 कैरेट्स, आपको चार्ज नहीं कर रहे, पर उनकी तो बचत होगी ना भाई। अगर वो चांदी डाल दे उसके अंदर तो चांदी तो महंगी है और कॉपर जो है वो सस्ता है, तो उनकी तो वैसे बचत तो डाल दिया उन्होंने उसको। अब उन्होंने सोचा कि भाई अब इसके अंदर कॉपर भी क्यों डालें। अब और भी बहुत सारे ऐसे मेटल्स आ गए जो ख़राब ही नहीं होते, वो गोल्ड को भी ख़राब नहीं करते और उनकी कॉस्ट भी कॉपर से भी बहुत सस्ती है, तो वो क्या करने लगे, वो डालने लगे। ठीक, अब यही कई बार क्या करते हैं, 22 कैरेट का बोलेंगे तुमसे, जो समझदार लोग नहीं है, जिनको नहीं पता किसी के बारे में, तो वो क्या करते हैं, तुम्हें 22 कैरेट के पैसे ले लेंगे, दे देंगे 18 कैरेट का। तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, हॉल मार्किंग कर रखी है। आजकल गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के पास जाते हैं ज्वेलरी, उस पर वो टप्पा लगा के देती है तुम्हें, स्टैंप लगा के, हॉल मार्क। लेकिन जो चोर है वो और भी गुरु हो गए, उन्होंने हॉल मार्किंग करनी शुरू कर दी उसमें, वैसे ही टिप्पा वो लगाने लग गए। तुम क्या देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा जाके, तुम देखोगे भाई इसमें हॉल मार्क है कि नहीं, ट्रायंगल होता है छोटा सा और उस पर कुछ भी कोड लिखा होता है उसके साथ, तो तुम तो क्या देख क्या होगा भाई, हॉल मार्क भी है, कोड भी लिखा हुआ है, पर है नकली। तो उसके लिए भी बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, एक उन्होंने ऐप बना रखा है, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ऐसे करके। तो उसके अंदर आप उसकी ऐप है उसको डाउनलोड करो, उसके अंदर जो है उसका नंबर डालो जो उस पर लिखा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ठीक भी है गलत है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो अच्छा कर रही है, लेकिन चोरी की बात बता रहा हूँ, चोर तो कुछ भी चोरी कर सकता है, किसी भी फॉर्म में कर सकता है ना चोरी। तो ये 18 कैरेट का दे दिया। तो ऐसे ही पंखे के अंदर है, उन्होंने कहा भाई कॉपर वाइंडिंग है। अब कॉपर वाइंडिंग में कॉपर कितना है, कल तुम बात कर रहे थे ना कि सर आपके घर का पंखा जो है 58 ईयर्स हो गए, एक फैन मेरे घर में है 58 ईयर्स हो गए, अभी भी चल रहा है, खूब बढ़िया चलता है, खूब हवा देता है। तो तुम कह रहे थे ना सर वो क्यों ख़राब नहीं हुआ, तो एक तो ज़्यादा कॉपर है उसके अंदर, दूसरा प्योर कॉपर है उसके अंदर। आजकल कॉपर डाल रहे हैं, लेकिन कॉपर में भी जो है मिलावट डाल दी, तो जितना देर चलेगा ठीक है, कॉपर है, एल्यूमिनियम से तो फिर भी अच्छा ही है ना। तो पर उसके पैसे भी चार्ज करते ज़्यादा हो, एल्यूमिनियम वाला सस्ता होता है, कॉपर वाला महंगा। अब तुम इस बात से समझो कि पहले फ़ैन हम लाते थे ना, ये छोटे वाले सिंपल फ़ैन, अब से 10-15 साल पहले भी 800 या 1000 रुपये का आता था, 10-15 साल पहले की बता रहा हूँ, और आज भी 1200-1300 रुपये का ही आता है। अब ऐसा क्या हो गया, सब जबकि महंगाई जो है इतनी बढ़ गई 15 साल में,
लेकिन इनके फैन की जो है रेट नहीं बढ़ रही ज़्यादा। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर क्वालिटी कम है, तो वो क्वालिटी को कम करते जा रहे हैं, रेट को वहीं बनाए हुए हैं। क्योंकि जनरल कॉमन आदमी जो होता है, जो गरीब आदमी होता है, उसके साथ क्या होता है, उसके पास पैसा कम होता है तो वो 1000 रुपये देखेगा तो ले जाएगा, 1200 रुपये देखेगा ले जाएगा। लोकल वाले तो और भी सस्ते आते हैं, तो कंपनी के बता रहा हूँ, लोकल तो और भी सस्ता आता है। समझ पा रही है? तो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मटेरियल पे डिपेंड करता है कितना रेजिस्टेंस है। जैसे मैंने बता दिया, सिल्वर जो है वो कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, कॉपर उससे ज़्यादा, एल्यूमिनियम उससे ज़्यादा, और मेटल उससे ज़्यादा। तो ये 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है हमारा सब कुछ। आज हम नया जो आगे कर रहा हूँ वो आप समझो। ये तो हमने पिछली क्लास से रिवाइज करा है अभी तक, ठीक है, ये हमने बता दिए थे। अब इन 2 फैक्टर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इनको छोड़ देना, ये नहीं यूज होंगे हमारे फॉर्मूले में। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, अगर मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा दूं तो उसकी जगह कांस्टेंट लाते हैं, इसको बोलते हैं रो, RHO, रो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये अभी बताता हूँ क्या होता है। तो पहले तो ये फॉर्मूला लिखो, R इज इक्वल टू रो। रो कैसे बनाना है? 9 बनाया, नहीं उल्टा 9, ऐसे P बनाया, उसकी कुछ बना दें, P बनाकर उसको राउंड कर दो पीछे से। ठीक है जी। अब इसको रो को, जिसको मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, जिसको हम एक और टर्म यूज करते हैं, रेजिस्टिविटी। क्या करते हैं यूज? रेजिस्टिविटी। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी क्या है? व्हाट इज रेजिस्टिविटी? तो हम कहेंगे रेजिस्टिविटी, अब देख लो पहले, देख लो उसका मिटाऊंगा। रेजिस्टिविटी क्या है? व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी देखो, रेजिस्टिविटी मैं लिख देता हूँ, लिख उतार लेना बाद में। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर is 1 meter and area of cross section is 1 meter square। अगर L की जगह 1 मीटर डाल दूं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर डाल दूं तो R किसके बराबर आ जाएगा? रो के बराबर। देखो ये 1 डाल दिया, ये 1 डाल दिया, तो R क्या किसके बराबर आ गया? रो के बराबर। मतलब अब हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया कि जो कंडक्टर है उसकी लेंथ 1 मीटर ही लेनी है मुझे, और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी फिक्स कर दिया, मोटाई उसकी, कि भैया वो भी 1 मीटर स्क्वायर ही लेनी है। तो उसमें जितना रेजिस्टेंस होगा, 1 मीटर लंबी रॉड और 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आगे का जो ये गोल है इसका क्रॉस सेक्शन, वो भी 1 मीटर स्क्वायर हो, उसमें जितना रेजिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। समझ में आ गई बात है? इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। समझ में आ गई बात? अब इसको पहले जल्दी से लिख लो बड़ा, फिर मैं इसको यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है? अब कैसे निकालेंगे वो भी बता देता हूँ। वैसे यूनिट इसकी SI यूनिट इसकी होती है ओम मीटर, ओम मीटर है ना, इसको हम बोलते हैं ओम मीटर। ऐसा क्यों है? तो हमने लिखा R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, ये फॉर्मूला बनाया। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम, ओम होती है ना, और ये मेरे को निकालनी है, इसकी क्या होती है? 1 मीटर। एरिया कितना होता है? 1 मीटर स्क्वायर। ध्यान से समझ लेना, उतारने मत लगो, देख लो पहले। इसको मीटर को इससे काटोगे, एरिया तो स्क्वायर में होता है ना, और ये लेंथ होती है मीटर में, तो ये 1 मीटर कट गया, इसको इधर ले आओ,
तो इसकी यूनिट क्या हो गई? ओम। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये याद रखेंगे, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। और ये फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है। रेजिस्टिविटी ना लंबा करने से किसी वायर को, ना मोटा करने से इसके ऊपर कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि हमने लिया ही केवल रेजिस्टिविटी है ही क्या, जब हमने वायर की लेंथ या कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर ली है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने 1 मीटर स्क्वायर लिया, हमने फिक्स कर दिया है इसको। तो इसलिए रेजिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो फिर उसका लेंथ में भी डिफरेंस आएगा, मोटाई पतलाई में भी डिफरेंस आएगा, उसमें दिक्कत। तो टेम्परेचर छोड़ दो और लेंथ और एरिया पे ये डिपेंडेंट नहीं होती है। रेजिस्टिविटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये सब चीज़ें लिख लिया करो जो बोलता हूँ। पानी पीना जरूरी है, फिर बाद में कहोगे सर समझाया नहीं। रेजिस्टिविटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, इट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी रेजिस्टिविटी की बात। अब इसकी न्यूमेरिकल अब ये इसमें करेंगे हम क्लास में। अब मैं जो समझा रहा हूँ वो यही कर समझा रहा हूँ कि सीरीज और पैरेलल में हम कैसे लगाते हैं और उसका रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सारे न्यूमेरिकल्स इसी के ऊपर बेस्ड होंगे जो अब हम कर रहे हैं, है ना, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स। तो इसका लिख लो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कैसे कंबाइन कर सकते हैं इसको, कॉम्बिनेशन कैसे कैसे बना सकते हैं, है ना। तो कॉम्बिनेशन एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी मैंने समझा दिया वैसे तो, लेकिन फिर समझा रहा हूँ। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब हम रजिस्टर को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं। एक रजिस्टर है, उसको दूसरे के साथ जोड़ दिया, तीसरे के साथ जोड़ दिया, चौथे के साथ जोड़ दिया, जिसमें से करंट सेम अमाउंट में पास हो। करंट आई छोड़ा तुमने तो आई इसमें गया, आई ही इसमें गया। जब करंट ऑलवेज रिमेन सेम और रास्ता और कोई हो ही ना, सिर्फ वहीं से निकल के जाना है और कोई रास्ता नहीं है जाने का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, और पैरेलल में क्या होता है भाई? एक से ज़्यादा रास्ते मिल जाते हैं उसको करंट को जाने के, है ना। ऐसे गया, एक ऐसे गया और ये इधर निकल गया, इधर से घुसा, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया। मान लो करंट आई था तो I1 इधर गया, I2 इधर चला गया, तो दोनों जाएंगे बाद में यहाँ मिल जाएंगे और इसमें लगेंगे बिकम I। तो दोनों करंट को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? फिर से उतना ही करंट बन जाएगा। जैसे मैंने कहा था 100 लीटर पानी यहाँ से छोड़ा, मान लो 80 लीटर यहाँ से गया, 20 लीटर यहाँ से गया, लेकिन बाहर कितना निकलेगा? 100 ही निकलेगा। तो पर यहाँ करंट बट गया। करंट बट गया इसका मतलब जो भी कंडक्टर लगा हुआ है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जब भी करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए समझ लो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब भी करंट डिस्ट्रीब्यूट ना हो तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। ये ध्यान रखना है, बस एक चीज़ समझ लोगे तो समझ में आ जाएगी। तो इसका करंट अलग, इसका करंट अलग। ठीक है, अब पर इसमें जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, अब ये बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूँ, रूल्स बता रहा हूँ इसके, जो हर क्वेश्चन में आपके लगेंगे और हर क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना। सिर्फ 2 ही रूल है बहुत आसान से, कि सीरीज में करंट ऑलवेज रिमेन सेम इन एवरी रजिस्टर। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, तो इसमें भी आई करंट, इसमें भी आई करंट। लेकिन पैरेलल में R1 में कुछ और, R2 में कुछ और, है ना। अब इसको मैंने किससे जोड़ा हुआ है? मान लो किसी बैटरी से जोड़ दिया, इसे भी मैंने किसी बैटरी से जोड़ दिया, ऐसे करंट चल रहा है इसमें। अब क्या करना है, देखो क्या चीज़ ध्यान रखनी है। अब बैटरी वोल्टेज है V, इसकी बैटरी की वोल्टेज भी V है। ठीक है, पहले सुन लो बेटा, ध्यान से लिख लेना, मैं मिटाता हूँ। तो ये बैटरी, ये बैटरी। अब ये वोल्टेज का डिफरेंस इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स को अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है ना। इसके लिए तरीका क्या है? आप एक बल्ब ले लो, एक सीरीज ले लो, बल्ब की लड़ी कह लो उसको। एक में उसमें 20 वाट का बल्ब लगा दो, एक 40 का लगा दो, एक 60 का लगा दो, एक 80 का लगा दो, है ना। और उसमें करंट छोड़ दो।
तो सबके पास अपनी जितनी वोल्ट के वो बल्ब हैं उतना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस उसके पास नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात क्या कह रहा हूँ मैं? अगर मान लो मैंने एक बल्ब यहाँ लगा दिया, एक बल्ब यहाँ लगा दिया, एक बल्ब यहाँ लगा दिया, सबको जोड़ दिया सीरीज में, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, और इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, मान लो ये 100 वाट का है, मान लो ये 50 वाट का है, मान लो ये 40 वाट का है, मान लो ये 10 वाट का है। ठीक है, तो इनका सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, सेम पोटेंशियल इनके पास नहीं जाएगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो पढ़ाऊंगा मैं उसको कि भाई किस पावर के साथ पोटेंशियल कैसे रिलेट होता है, वो मैं अभी समझाऊंगा, है ना। वो आगे क्वेश्चन करेंगे, इसलिए इससे ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। अभी सिर्फ ये ध्यान रखो कि सीरीज के अंदर सब अप्लायंसेस को अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, लेकिन पैरेलल के अंदर सब अप्लायंसेस को सेम पोटेंशियल मिलता है। अब हमारे घर में, जब ये ध्यान हमेशा रखना, हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हमारे घर में जो वायरिंग होती है वो वायरिंग पैरेलल में होती है। जल्दी जाना है, फिर ऊपर उठा उठा के मुँह भी देख रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सबके पास सेम आता है। तुमने कभी ऐसा देखा है कि 220 वोल्ट आ रही है और एक ट्यूबलाइट कम काम कर रही है और एक ट्यूबलाइट ज़्यादा काम कर रही है, ये एक पंखा धीरे चल रहा है, एक पंखा तेज चल रहा है? ऐसा नहीं होता। सब बराबर मात्रा में, सब सेम स्पीड से चल रहे होते हैं, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, उसमें कम ज़्यादा किसी के साथ नहीं होता। अगर 20 वाट की मैंने ट्यूबलाइट लगाई है तो 20 वाट की ट्यूबलाइट दोनों बराबर काम करेंगे, क्योंकि दोनों के पास सेम वोल्टेज जा रही है, दोनों के पास सेम वोल्टेज जा रही है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो V विल रिमेन सेम, जितना बैटरी दे रही है उतना ही दोनों में सेम होगा। मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, तो 10 वोल्ट इसमें होगा और 10 वोल्ट इसमें। ये मेन चीज़ है जो समझना है तुम्हें। ये बात समझ में आ रही है? ये मेन चीज़ है जो समझनी है आपने। क्या समझना है कि पैरेलल में वोल्टेज ऑलवेज रिमेन सेम, पैरेलल में वोल्टेज ऑलवेज रिमेन सेम, पैरेलल में वोल्टेज ऑलवेज रिमेन सेम। जैसा हमारे घर में होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हर एक अप्लायंस को बराबर वोल्टेज मिलती है, तो दिमाग में बिठाओ भैया, पैरेलल में वोल्टेज ऑलवेज रिमेन सेम फॉर एवरी रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब किसी भी अप्लायंस के पास बराबर वोल्टेज पहुंचेगी ताकि वो प्रॉपरली काम कर सके। सीरीज के अंदर वोल्टेज बढ़ जाती है। इसमें अगर मान लो 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट दिया है, तो ये इसके रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसकी वोल्टेज क्या होगी, इसकी वोल्टेज क्या होगी, पर डिफरेंट होगी। एक के पास कुछ वोल्टेज जाएगी, एक के पास कुछ वोल्टेज जाएगी। बात समझ में आ गई? सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। इसको यहाँ लिखवा देता हूँ। इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज इज डिफरेंट, ठीक है, एंड करंट इज सेम इन एवरी रजिस्टर, ठीक है। और इन पैरेलल लिख लेना साथ साथ इसको, कॉम्बिनेशन वोल्टेज इज सेम एंड करंट इज डिफरेंट। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो बैटरी बनानी होती है उसमें ऐसी, अगर मान लो सीरीज में जुड़ गए, ठीक है, इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया, यहाँ एक छोटा सा स्विच लगा दिया, स्विच ऑन होता है वो डॉट होता है, स्विच ऑफ होता है इस ये, ठीक है। तो डॉट लगा दिया हमने, तो हमारा करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव दिखाते हैं। हमारा जो इसको शो करने का तरीका है वो है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे बनाते हैं। ये मान लो R1 है, ये मान लो R2 है, ये मान लो R3। ठीक, मेरी बात समझ में ध्यान से समझना। बैटरी है 20 वोल्ट की,
अब मैं इसका फॉर्मूला डिराइव करा रहा हूँ तुम्हें, ये एग्जाम में आता है फॉर्मूला डिराइव करने के लिए कि अगर अब मैं ये चाहूँ कि इस पूरे सर्किट में कितना टोटल रेजिस्टेंस है तो मैं कैसे निकालूँ। अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं और मैं चाहूँ कि भैया इसमें सारे में रेजिस्टेंस कितना है तो कैसे निकालूंगा, उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे वो बता। तो आपको पता है भी करंट तो दोनों में सेम है, तीनों में आई तो सेम है, सीरीज में करंट सेम रहता है, लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होगा, है ना, V1 V2, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता किसी, इन सबको इससे तो बट रहा है ना। अगर मेरे को कोई भंडारा करना है और वहाँ पे 50 आदमी आ गए तो मेरे पास एक लिमिटेड स्टॉक है, उतना ही तो बांटूंगा ना सबको, अब मैं उससे ज़्यादा तो नहीं बांट सकता। ठीक इसी तरीके से ये पूरा हमारा स्टॉक, इस स्टॉक से अलग अलग बांटना है। तो ये इसका मतलब हो गया V जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, इस बैटरी के बराबर होना चाहिए। अब फॉर्मूला हमने ओम्स लॉ से करा है, V इज इक्वल टू IR करा है ना। अब V की जगह तो हमने IR लिख दिया। हमने ये मान रहे हैं कि पूरे सर्किट में करंट I है, इसमें I करंट बह रहा है और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R है। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा V1 IR1, क्योंकि यहाँ पर V I तो सेम है और डिफरेंस रेजिस्टेंस तो अलग है, तो इसका V1 का क्या वो हो जाएगा, V1 कितना हो जाएगा I इंटू R1, ये कितना हो जाएगा I इंटू R2, ये कितना हो जाएगा I इंटू R3, क्योंकि I इज सेम फॉर ऑल द रेजिस्टेंस। अब यहाँ से I कॉमन लेके काट सकते हो नहीं, है ना, तो ये इससे कट गया, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R1। मतलब अगर हम सीरीज में कोई कॉम्बिनेशन दिया हुआ है रेजिस्टर्स, तो अगर हम उनको सबको ऐड कर दें एक साथ तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल आएगा उसका। तो मान लो ये 1 ओम का होता, ये 2 ओम का होता, ये 4 ओम का होता, तो इस पूरी सर्किट के अंदर कितना रेजिस्टेंस होता, 4 2 6 और 1 7 ओम रेजिस्टेंस इसके अंदर होता पूरे सर्किट में। समझ में आ गई बात। तो ये एक तो फॉर्मूला ही हो गया, ऐसे जल्दी से उतार लो फटाफट। ध्यान से समझ में, ये V वोल्ट है, यहाँ करंट गया और डिस्ट्रीब्यूट हो गया अलग अलग डायरेक्शन में चला गया, और फिर जब यहाँ से वापस आया फिर I बन गया। ये तीनों I तो मिलके यहाँ पर नहीं है ना, I1 I2 I3 का सम क्या होना चाहिए I, तो I शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब V क्योंकि पैरेलल में मैंने क्या बताया, वोल्टेज ऑलवेज रिमेन्स, इनमें V सब में सेम, ये मान लो R1 है, ये मान लो R2 है, ये मान लो R3। V इज ऑलवेज, जल्दीबाजी में करो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, पेन नीचे रखो, लिखने की जल्दीबाजी, भेजूंगा नहीं तो 20 मिनट और उठा कर रखना है, बहुत जल्दी रहती तो लिखता रहता साथ साथ, पहले सुना कर, समझ में नहीं आया कुछ भी, पेन नीचे रखो बिल्कुल। तो ये I जो है वो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये आ गया हमारे पास। अब आपको इससे ही फॉर्मूला डिराइव करना है, R किससे रिलेशन बनाना है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, I क्या होता है, V अपॉन R, ये अपॉन R हो जाएगा। तो इस I की जगह तो हमने टोटल V के जगह तो ये रख दिया। अब हमारा R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, इसका अगर हम पैरेलल में लगाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट का वो बता रहे हैं। तो वो तो हमने माना लेट टोटल रेजिस्टेंस बी R, है ना, लेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट बी R, और टोटल करंट कितना है इसका I, और V आपका सबका सेम ही है, इसमें जो टोटल है V सेम है। अब I1 की जगह क्या रखूँगा, V अपॉन R1, क्योंकि V तो सेम है, इसकी जगह क्या लिखो V बाई R2, इसकी जगह क्या लिखो V बाई R। अब आप इसमें से V कॉमन लेके काट सकते हो ना, तो ये 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3, और ये इससे काट दिया, तो हमारा क्या आ गया 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब इसको उल्टा मत कर देना, देखो ऑप्शन वही होगा, क्यों 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, उसको ऐसे लिखूं, तेरी हरकतें जो है ना खराब लगती है तेरी वजह से, पहले इसीलिए बोल देता हूँ मैं ये बात, कोई ना कोई करता जरूर है सर, तो भैया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 को साथ सब रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल नहीं करना फिर तो सीरीज में बन जाएगा, ठीक है।
तो ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए, पैरेलल के लिए, और ये फॉर्मूला पहले वाला जो था हमारा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये किसके लिए हो गया, सीरीज। तो उतार लो, चलो।